बुलेटिन में बात होगी 2024 के रण की। अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज सकती है। बीजेपी पहले ही 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब बारी कांग्रेस की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इसमें दिल्ली की 3 सीट भी शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आपको जानकारी दे दें, कल रात कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से वो मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। पहले लिस्ट में दोनों के नाम हो सकते हैं। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि अमेठी से उनके चुनावी मैदान में उतरने पर अभी भी थोड़ी सी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि कभी खबर आती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और कभी ये कहा जाता है कि नहीं, वो केवल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। दूसरी ओर रायबरेली सीट, जहां से सोनिया गांधी आज तक चुनाव लड़ती आई हैं, जीतती आई हैं, वो अब चुनावी मैदान में नहीं है। तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगी, इस पर भी अभी जानकारी आज पुष्ट हो जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसे लेकर आज पर्दे हट जाएंगे। आपको यहां ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट के तहत आने वाले ऊंचाहार सीट से एसपी विधायक ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। इससे कांग्रेस के लिए रायबरेली का समीकरण गड़बड़ा गया है। पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम तय माने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, आइए एक बार वो भी आपके सामने रख दें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। राजनांदगांव से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि त्रिवुनांतपुरम से सांसद शशि थरूर को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ज्योत्सना महंत को कोरबा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा दुर्ग की बात करें तो दुर्ग से ताम्रध्वज साहू उम्मीदवार हो सकते हैं। कल रात मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा था कि सभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो गया है और आखिरी फैसला सीईसी को लेना है। निर्णय लिया जाएगा, एआईसीसी आपको ब्रीफ करेगी। तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीईसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी। और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीईसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने बड़े नेताओं को बोला गया है जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खरगे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी आपको सूचित कर देगा। कांग्रेस ने दिल्ली की 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार करीब करीब फाइनल कर लिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और उसके हिस्से में उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अलावा चांदनी चौक की सीट आई है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से उदित राज चुनाव लड़ सकते हैं, तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली मैदान में उतर सकते हैं, जबकि चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस जेपी अग्रवाल या फिर अलका लांबा को उतार सकती है। अलका लांबा पिछली बार जब यहां से चुनाव लड़ी थी, वो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी और जेपी अग्रवाल कांग्रेस के बड़े सीनियर सीजन्ड लीडर हैं और हमेशा से चांदनी चौक से वो चुनाव लड़ते आए हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। दौसा से कांग्रेस मुरारी लाल मीणा को टिकट दे सकती है। इसके अलावा झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, कोटा बूंदी से अशोक चांदना, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल,
बारा झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा जा सकता है। ये संभावित नाम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इस पर मुहर लग जाएगी जब आज कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। कई सारे कांग्रेस दिग्गजों के नाम आपको इस लिस्ट में नहीं भी दिखाई देंगे। मसलन कमलनाथ का नाम आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। दिग्विजय सिंह का नाम इस लिस्ट में आपको हो सकता है दिखाई ना दे, क्योंकि ये वो नाम है जो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जो संभावित नाम है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दौसा, झुंझुनू, कोटा, बूंदी और बीकानेर के अलावा बारा, झालावाड़ से भी नामों का तकरीबन फाइनलाइजेशन हो चुका है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का टिकट पक्का है। वहीं झाबुआ रतलाम से पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया को एक बार फिर टिकट दिया जा सकता है। पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने वाले फूल सिंह बरैया को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और इसके अलावा सागर से भूपेंद्र सिंह, बैतूल से रामू टेकाम, दामोह से जया ठाकुर, विदिशा से रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य को भी कांग्रेस का टिकट मिलने की संभावना है। खंडवा से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को लोकसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं दिग्विजय सिंह के अपने इलाके राजगढ़ से चंद्र सिंह सौंधिया को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का टिकट पक्का माना जा रहा है। झाबुआ रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन किन किन दिग्गजों का नाम आप इस बार इस लिस्ट में नहीं देखेंगे, इसमें से एक नाम हमने आपको दिखाया सचिन पायलट का है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक नाम कमलनाथ का है, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक नाम दिग्विजय सिंह का है, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिन जिन का नाम हो सकता है, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार राजनांदगांव से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये संभावित लिस्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। कोरबा से अगर बात करें तो ज्योत्सना महंत, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को मौका दिया जा सकता है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। बहुत सारे नाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लिस्ट में होंगे, विजय इसमें वो नाम नहीं है। आप बताएं किन किन दिग्गजों ने कह दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, इस बार कांग्रेस के काफी सारे वरिष्ठ नेता हैं, काफी सारे जनरल सेक्रेटरीज हैं जो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो संगठन की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। जैसे सचिन पायलट हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं। ये तमाम लोग हैं जिनके पास महासचिव पद की जिम्मेदारी है। इसलिए इन्होंने पार्टी से कहा है कि ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं ताकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी ये संभाल सके और प्रदेश में कैंपेन से लेकर के तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें काम कर सके। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो भूपेश बघेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ज्योत्सना महंत हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी की सांसद है छत्तीसगढ़ से, वो नजर आ सकती हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। वायनाड से राहुल गांधी के नाम पर हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल रात को जो बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें मोहर लग गई है। 60 नामों पर कल चर्चा हुई, देर रात तक कांग्रेस की मीटिंग चली। उसमें से बताया जा रहा है कि 40 के करीब नाम जो है वो क्लियर किए गए हैं। यानी आज जो सूची आएगी, पहली जो सूची आ सकती है, उसमें 40 के करीब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। कल 10 राज्यों पर चर्चा हुई जिसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ ये तमाम राज्य थे। इसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना थे और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य थे, केरल था। दक्षिण भारत के 3 राज्यों पर कल चर्चा हुई और इन्हीं राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर कल सीईसी ने अपनी मोहर लगाई है। आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अपनी पहली जो सूची है लोकसभा उम्मीदवारों की वो जारी करेगी, जिसमें शायद सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का होगा वायनाड से। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर भी एक बार फिर से केरल से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नजर आएंगे। कोरबा से ज्योत्सना महंत होंगी। ये तमाम नाम है जो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी उसमें ये तमाम नाम होंगे। अगर इसमें कुछ और नामों का हम इंक्लूजन करें, जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्ग से, जो कि ताम्रध्वज साहू हैं, ये भी बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल। ताम्रध्वज साहू पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तो बड़ा श्रेय कहा गया था कि जो ओबीसी वोटर हैं, खासतौर से साहू वोटर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। तो एक नाम ताम्रध्वज साहू का उस समय बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी चला था, हालांकि वो बने नहीं। अब इस बार भी दुर्ग से गृह मंत्री भी रहे भूपेश बघेल सरकार में ताम्रध्वज साहू। दुर्ग से कांग्रेस पार्टी अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम पे मोहर लग गई है। छत्तीसगढ़ में जो कल नाम तय हुए उसमें बस्तर से जो सीट है, जहां पर दीपक बैज जो सिटिंग कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो सीट अभी पेंडिंग सीट्स में डाली गई है। उस सीट पर और डिस्कशन होगा। कल 5 के करीब जो है छत्तीसगढ़ के नाम जो है उन पे क्लैरिटी से जो है डिस्कशन हुआ, और इन तमाम नामों की घोषणा आज की लिस्ट में जो है हो जाएगी। और बाकी जो हम संभावित नाम राजस्थान या मध्य प्रदेश के चला रहे हैं, इनकी जो सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की, वो होनी बाकी है। जब इन तमाम नामों पर, अभी ये तमाम नाम संभावित हैं, इन पर ये संभावना है कि इन लोगों को, इन चेहरों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली की, दिल्ली में तीनों सीटों पेंडिंग पर डाल दी गई हैं, क्योंकि तीनों सीटों पर एक से ज्यादा नाम थे। इसलिए सीईसी ने कहा, वो हम देख रहे हैं विजयलक्ष्मी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल और अलका लांबा दोनों ही रेस में। अब इन दोनों में से किसका चुनाव होता है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजयलक्ष्मी आपका। बात बीजेपी की भी करेंगे। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का टारगेट रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी नए साथी भी खोज रही है। खबर यह है कि बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी से अलायंस करेगी, जबकि आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ बीजेपी का अलायंस हो सकता है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ सीटों पर फाइनल बात होनी बाकी है, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनावों के लिए सीट का बंटवारा, ये फॉर्मूला भी तय हो गया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच सीट को लेकर समझौता हो गया है। लोकसभा की 21 सीटों के बजाय बीजेपी इस बार 14 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारेगी। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन तो फाइनल हो गया है, अब इसका केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सोर्सेस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में रहेगी और ओडिशा की 21 में से 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा में बीजेडी 2/3 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी की 47 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। आपको यहां यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने बीजेडी के संस्थापक और ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। ओडिशा के साथ ही बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी जल्द ही अलायंस फाइनल कर सकती है। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। यहां बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ दोबारा अलायंस कर सकती है। इसके अलावा पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एनडीए में शामिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिले थे और उसका खाता भी नहीं खुला था। इसलिए इस बार बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चर्चा यह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पवन कल्याण की जनसेना को लोकसभा की 3 सीटें दी जा सकती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरेखा जुड़ गई है इस खबर पर। सुरेखा, क्या फॉर्मूला निकाला जा रहा है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से लगभग माना जा रहा है कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कितनी सीटें मिल सकती है और क्या एक औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। लेकिन दोनों के लिए कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि टीडीपी किसी भी तरीके से इस बार हार नहीं देखना चाहती है विधानसभा के चुनाव को लेकर। वहीं पर टीडीपी की तरफ से खुद ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए या फिर भाजपा के लिए जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है उन्हीं की तरफ से दिखाया गया। लेकिन साथ ही में जनसेना के पवन कल्याण जो है वो
इस तरीके से बीजेपी और टीडीपी के बीच में मीडिएटर का काम करते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरफ ये भी समझना होगा कि चंद्रबाबू नायडू के जो बहन की पत्नी है पुरंदेश्वरी, वो भाजपा की इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है। तो जाहिर तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि पहले से ही कि ये इन तीनों का जो समन्वय हो सकता है और बाद चुनाव में लड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जी। देखना होगा दिलचस्प, सांसद को लेकर 6 में से 8 सीटों के बीच में से कहां पर बात रुकती है, क्योंकि 8 सीटें जो है वो भाजपा की तरफ से मांगी जा रही है और माना ही जा रहा है कि करीब 6 सीटें जो है ठीक है। टीडीपी देने को तैयार है। जी जी सुरेखा, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।